स्क्वायर। हमारे पास थोड़ी सी ही ड्रग रह गई थी, ठीक है, ऑलमोस्ट हमने नसेड हमारा खत्म हो चुका है, बस कुछ ड्रग्स रहती थी और हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली हैं बाकी हमने। ओके, तो सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, ठीक है, उसमें था हमारे पास COX-2 इनहिबिटर सिलेक्टिवली, है ना। हमने देखा था जो COX-1 COX-2 दोनों को बंद कर रहे थे उसके साथ काफी इश्यूज आ रहे थे, राइट, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही थी और म्यूकोसल जो सिक्रीशन था वो डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहा था काफी। तो ये सारे इश्यूज हमें देखने को मिले बच्चे। फिर उसके बाद है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, इसमें आती है आपकी पेरिकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब, नो डाउट बच्चों ये भी रोफिकॉक्सिब एंड वेल्डेकॉक्सिब भी इसी क्लास की ही ड्रग है। पर बात ये है कि ये जो दो ड्रग है रोफिकॉक्सिब एंड वेल्डेकॉक्सिब जो है बच्चों, ये जो ड्रग है ये मार्केट से इसे विड्रॉन कर लिया था, ठीक है, विड्रॉन कर लिया था मार्केट से, क्योंकि ये देखो विड्रॉन फ्रॉम मार्केट ड्यू टू बच्चों कार्डियोवास्कुलर रिस्क, इसकी वजह से बहुत सारा कार्डियोवास्कुलर रिस्क, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जो डेथ रेट्स थे हार्ट डिजीजेस की वजह से वो बढ़ रहे थे। तो रोफिकॉक्सिब एंड वेल्डेकॉक्सिब को मार्केट से विड्रॉन कर लिया गया। ये ड्रग इसलिए लिखी है क्योंकि आपके MCQs में और कंपटीशन एग्जाम में ये ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है, और पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई। इसके बाद पेरिकॉक्सिब बच्चों जो ड्रग है वेल्डेकॉक्सिब ड्रग की ही प्रो ड्रग है, ये प्रो ड्रग है, तो इसका भी उतना ही खतरा है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क इसमें भी है, क्योंकि वेल्डेकॉक्सिब का ये प्रो ड्रग है, कौन सी बच्चों, पेरिकॉक्सिब ड्रग जो है, ठीक है, पर सेफली प्रिकॉशन के साथ हमें यूज करनी है ये ड्रग। उसके बाद सेलिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब समहाउ ये बेटर है। हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इतनी रिस्की वाली ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों ये COX-1 को इनहिबिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, COX-1 को इनहिबिट नहीं कर रहे तो क्या कॉज लेस म्यूकोजल डैमेज, म्यूकोजल जो आपके स्टमक में, ठीक है, यहाँ पे लाइनिंग पे म्यूकोजा होता है, ठीक है, ये हमें HCl से बचा के रखता है, एसिड से, ठीक है, पर म्यूकोसा की सिक्रीशन कम हो जाए तो फिर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है म्यूकोजल मेम्ब्रेन के और इसे डैमेज कर देता है, ठीक है, म्यूकोजल डैमेज हो जाती है, इससे पेप्टिक अल्सर हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आके, जैसे आपकी जीभ में भी गर्मियों के दिनों में जब कुछ गर्म खा लो छाले पड़ जाते हैं ना, वैसे छाले आपके पेट में हो जाते हैं, ठीक है, वही है पेप्टिक अल्सर आपका। और उसके बाद COX-1 के अंडर बच्चों थ्रोम्बोक्सिन E2 अपना जो प्लेटलेट एग्रीगेशन का एक्शन कर रहा था, ठीक है, अब हमने COX-2 को इनहिबिट किया है तो थ्रोम्बोक्सिन भी हम बंद नहीं करेंगे, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो ये थ्रोम्बोक्सिन E2 को बंद नहीं करेगा। ओके बच्चों, तो अब नो डाउट COX-1 को नहीं बंद कर रहा है, अगर COX-1 को बंद करते तो प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होती, है ना, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, हम सिर्फ COX-2 को कर रहे हैं, तो बच्चों थ्रोम्बोक्सिन E2 नहीं बंद कर रहे हैं तो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसा है कि हम प्रिकॉशन के साथ यूज करेंगे ये मेडिसिन, ठीक है, ताकि जो हार्ट पेशेंट है उन्हें भी प्रॉब्लम ना आए। तो हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे एस्पिरिन के साथ, है ना, एस्पिरिन हमें पता है COX के साथ इरिवर्सिबली बाइंड होकर उसे बंद कर देता है, फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होती है, थ्रोम्बोक्सिन E2 आपका बंद हो जाता है। तो आप एस्पिरिन को COX-2 इनहिबिटर्स के साथ दे सकते हो, इससे बच्चों डिक्रीज हो जाएगा कार्डियोवास्कुलर रिस्क आपका। ओके, ये हमने देखी सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। अब नेक्स्ट पैरासीटामोल, ये तो आपको पता ही होगा, इस ड्रग के बारे में आपको पता ही होगा, कॉमनली घरों में ली जाती है बुखार चढ़ने पे, ठीक है, पर इसकी टॉक्सिसिटी भी उतनी है। देखते हैं कि किस तरीके से इसे यूज करना है ताकि प्रॉब्लम ना हो। बच्चों ये एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक पर पुअर इन्फ्लामेटरी एक्शन है इसका। ओके, ये COX-3 इनहिबिटर है, COX-3 को बंद करता है, जिसका कि रोल इन्फ्लामेशन में बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका रोल आपको फीवर चढ़ाने में होता है, पेन में होता है, ठीक है, मतलब पेन को बढ़ाता है, ठीक है, COX-3, तो हम इसे बंद कर रहे हैं पैरासीटामोल की मदद से। बच्चों जब हम पैरासीटामोल लेते हैं तो
लीवर में ये मेटाबोलाइज होता है इसकी मेटाबोलाइजेशन कैसे हो रही है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर हम इसकी किस चीज को बच्चों पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी को समझ पाएंगे। तो 60% जो आपकी ड्रग है ये मेटाबोलाइज हो जाती है ग्लूकुरोनेशन कंजुगेशन से, ठीक है। ग्लूकुरोनेशन कंजुगेशन से ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि नॉन टॉक्सिक है और यूरिन से पास आउट हो जाता है। 60% ड्रग होगी आपकी ग्लूकुरोनेशन कंजुगेशन से, बची 30% अब आपकी सल्फेट कंजुगेशन से इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिन से निकल जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है ये पैरासीटामोल सल्फर के साथ कंजुगेशन कर रहा है और यहाँ पे ग्लूकुरोनेशन कंजुगेशन हो रही है, ठीक है। इसके बाद ये नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद बच्चों 5 to 10% जो आपकी ड्रग है ये मेटाबोलाइज होती है बाय साइटोक्रोम P450 से, ठीक है। तो बच्चों जब इससे मेटाबोलाइजेशन होती है ना, यहाँ पे फोकस करना, इस पे मेटाबोलाइजेशन होती है P450 से, तो ये एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है जिस नाम है नैपकी। जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट पैरासीटामोल से बनेगा विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 वो है नैपकी। नैपकी की फुल फॉर्म ये देख लो, NAC एसिटाइल, P से P बेंजो, Q से क्विन आमीन, ठीक है। नैपकी की फुल फॉर्म है N एसिटाइल P बेंजो क्विनो आमीन, ठीक है। ये आपकी नैपकी की फुल फॉर्म है। ये बच्चों एग्जाम में ये वाले जो है कि पैरासीटामोल से कौन सा आपका टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है तो आपको याद रखना है नैपकी, NAPQI, ठीक है। ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन गया तो अब क्या होगा, अब बच्चों क्या होगा, ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट जब ग्लूटाथायोन के साथ कंजुगेट कर लेगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो बच्चों ये नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी यूरिन के साथ निकल जाएगा। तो इस तरीके से 3 तरीके की कंजुगेशन हुई पैरासीटामोल की मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। ग्लूकुरोनेशन कंजुगेशन 60%, 30% सल्फेट कंजुगेशन और 5 to 10% आपका साइटोक्रोम P450 की हेल्प से नैपकी बना था जो कि टॉक्सिक कंपाउंड था, पर ग्लूटाथाइन के साथ कंजुगेशन बना के वो नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो गया था। बच्चों ये तो है कि जब हमने नॉर्मल अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, पर आप फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा, अगर मान लो आपने थोड़े ही टाइम इंटरवल में, मान लो 24 आवर के बीच में ही बच्चों आपने 7 से 10 ग्राम पैरासीटामोल खा ली, तब क्या होगा, क्या वजह है कि आपका लीवर डैमेज हो जाता है। बच्चों वजह ये है जब आप इतनी ज्यादा अमाउंट में पैरासीटामोल ले लेते हो तो उसके बाद यहाँ पे आपका टॉक्सिक मेटाबोलाइट ज्यादा बनेगा, ठीक है। अभी तक तो क्या था कि हमारे पास ग्लूटाथाइन लीवर में सफिशिएंट था, वो इस टॉक्सिक मेटाबोलाइट के साथ कंजुगेट करके नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर रहा था, पर आपने अब सडनली 24 आवर्स में बहुत ज्यादा पैरासीटामोल ले लिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, ग्लूटाथाइन डिप्लीट हो जाएगा, मतलब ग्लूटाथाइन की जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है लीवर में डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा आपका एक्टिव मेटाबोलाइट का, ये एक्टिव जो मेटाबोलाइट है नैपकी, ठीक है, N एसिटाइल P बेंजोक्विनोआमीन, ये आपके हेपेटिक सेल, लीवर सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और ये डैमेज बहुत, आपको तो पता ही है कि एक बार डैमेज हो गई फिर रिजल्ट आपके सामने है। लीवर ही तो है जो पूरी बॉडी में हम कुछ भी खा रहे हैं, चाहे वो खाना खा रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ भी ले रही हैं, तो वहीं से तो मेटाबोलाइजेशन होती है। और वहीं पे अगर हेपेटिक सेल ही डैमेज हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है उस टाइम पे, ठीक है। तो बच्चों उस टाइम के लिए अगर ये कंडीशन आ गई है, अगर तो हमारे पास अगर सही समय में ही आप अगर N एसिटाइल सिस्टीन, नैक है बच्चों ये NAC, N एसिटाइल सिस्टीन देते हो पेशेंट को, ठीक है, तो फिर भी प्रिवेंट किया जा सकता है, फिर भी प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी के केस में N एसिटाइल सिस्टीन नैक दे रहे हो तो ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज बच्चों एक ही चीज है, वो है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। ओके, आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया
था कि मतलब ऐसी कौन सी इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है, नसेड्स के केस में, कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी कंडीशन है जिसकी वजह से लीवर ट्रांसप्लांटेशन किया गया। तो बच्चों वो पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी के केस में हमें अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ जाता है, ठीक है। ये बात आपको ये अदरवाइज अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज डन, ये बात याद रखनी है। अर्जेंट ट्रांसप्लांटेशन करते हैं हम पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी में, और इसकी मेटाबोलाइजेशन किस तरीके से हो रही है ये भी आपको याद रखना है। नैपकी को भूलना नहीं है, ठीक है। ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट है जो कि लीवर सेल को डैमेज कर रहा था जब ग्लूटाथाइन की कंसंट्रेशन कम हो गई थी तब, वरना तो ग्लूटाथाइन आपका नैपकी के साथ बॉन्ड बना के उसे नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करके यूरिन के थ्रू निकाल रहा था। और क्या याद करना है, ये कॉक्स 3 इनहिबिटर है पैरासीटामोल। देखो बच्चों, 2 चीजें देखी हमने और इसमें से ही आपके 1, 2, 3 और ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क के 4 क्वेश्चंस आपके बन गए यहीं से, ठीक है। तो हर एक चीजों को अच्छे से समझना, और स्टिल आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके बच्चों। और इन चीजों को अच्छे से समझ लेना। तो इसी के साथ आपका नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो चैप्टर है वो खत्म होता है। थैंक यू।